गुड मॉर्निंग दोस्तों, एम के पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 13 क्वेश्चन का सीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट है और उसका सॉल्व भी देखेंगे। इसके पहले हम और वीडियो इस तरह का बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन पर इस पे चलेंगे। 66 नंबर का क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अनुप्रयोग का नियम लॉ ऑफ डिसीज किसे कहा? ए आंशिक क्रिया का नियम, बी अनुपूरकता का नियम, सी बिना अभ्यास से सीखने का नियम, डी संबंधित परिवर्तन का नियम। थॉर्नडाइक ने ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिना अभ्यास से सीखने का नियम को लॉ ऑफ डिसीज कहा, अनुप्रयोग का नियम बोला था। ऑप्शन सी सही होगा। इसका हम विस्तृत देखेंगे, विस्तृत को रीड करेंगे। थॉर्नडाइक ने बिना अभ्यास से सीखने के नियम को अनुप्रयोग का नियम लॉ ऑफ डिजीज तथा अभ्यास से सीखने के नियम को उपयोग का नियम लॉ ऑफ यूज कहा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगले प्रश्न को रीड करेंगे दोस्तों। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों में कौन कौन शामिल हैं? ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। इसका व्याख्या देखेंगे। उपरोक्त सभी थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा परिणाम का नियम या प्रभाव नियम या संतोष का नियम। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगले प्रश्न को रीड करेंगे दोस्तों। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के गौण नियम में कौन कौन सम्मिलित हैं? ए मनोवृत्ति का नियम, बी बहु अनुक्रिया का नियम, सी आंशिक क्रिया का नियम, डी उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। इसका हम विस्तृत देखेंगे, विस्तृत पर चलेंगे दोस्तों। विस्तृत को रीड करेंगे। उपरोक्त सभी थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के गौण नियम हैं। पहला, थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला मनोवृत्ति का नियम, दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा अनुरूपता का नियम, पांचवा संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन के नियम को साचार्य परिवर्तन नियम भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। सीसीई में स्कॉलिस्ट या ज्ञानार्जन के विषय कौन से हैं? ए जिससे सामान्य ज्ञान प्राप्त हो, बी वह विषय जिनसे भाषा का ज्ञान, अनुप्रयोग, गणना, वैज्ञानिक अभिरुचि तथा अतीत एवं वर्तमान का ज्ञान प्राप्त हो तथा कलाओं में रुचि हो। ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। 70 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का प्रमुख गुण है? ए ऊपरी साज सज्जा, बी उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना, सी कम दाम, डी उचित भाषा। इसका ऑप्शन बी सही होगा, उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना। विस्तृत देखेंगे दोस्तों इसका। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का प्रमुख गुण उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना होता है। एक अच्छी बुक का
मतलब होता है कि इसमें विषय वस्तु जो प्रस्तुत उदाहरण का प्रयोग अधिक किया जाए और सरल रूप में किया जाए। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। 71 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में कौन सिद्धांत शामिल है? ए. थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बी. पावलोव का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। उपयुक्त सभी। इसमें दोस्तों उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। इसका हम विस्तृत देखेंगे, विस्तृत क्वेश्चन को देखेंगे। अधिगम विस्तृत को रीड करेंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ए. थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बी. पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। सी. स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। चौथा, कोहलर का सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पांचवा, जीन पियाजे का सिद्धांत। छठवां, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जेडडीपी एवं सातवां, ब्रूनर का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों से व्यक्त करता है। पहला, ऑप्शन है 8, 3, 16, 32। इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, 3। पुनः इसको रीड कर देते हैं। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से कितने तरीकों से व्यक्त करता है? तो 3 तरीकों से व्यक्त करता है। इसका विस्तृत हम देखेंगे। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों से व्यक्त करता है। पहला, सक्रियता विधि। दूसरा, दृश्य प्रतिमा विधि। तीसरा, सांकेतिक विधि। ब्रूनर ने 2 प्रकार की संबद्धता पर बल दिया, व्यक्तिगत संबद्धता, सामाजिक संबद्धता। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। पियाजे ने बच्चे के विकास और वृद्धि का जो अध्ययन प्रस्तुत किया, उसमें किस आयु तक मानव चिंतन की प्रतिक्रिया है? ऑप्शन है बाल्यकाल से किशोरावस्था तक। बी. शैशवा काल से लेकर किशोरावस्था तक। सी. शैशवा काल से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही होगा, शैशवा काल से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। विस्तृत देखेंगे, विस्तृत को रीड करेंगे। पियाजे ने बच्चे के विकास और वृद्धि का जो अध्ययन किया, उसमें शैशवा काल से प्रारंभ करते हुए प्रौढ़ावस्था तक मानव चिंतन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न को रीड करेंगे हम। 74 नंबर प्रश्न को रीड किया जाएगा। जीन पियाजे ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए. क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। बी. ऐतिहासिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सी. प्रभाव का सिद्धांत। डी. संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगले प्रश्न इसका विस्तृत रीड करेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न पर जाने से पहले इसका विस्तृत को रीड करेंगे। उपयुक्त सभी अधिगम प्रक्रियाओं का प्रकार है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के द्वारा पियाजे ने बुद्ध, ज्ञान तथा विद्यार्थी और उसके पर्यावरण के संबंध को पुनः परिभाषित किया है, जिसके अनुसार बुद्धि एक जैविक तंत्र की भांति एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें संज्ञानात्मक रचनाओं का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न को हम रीड करेंगे। पियाजे का विश्वास है कि अधिगम कुछ प्रक्रियाओं का
प्रकार है? ए प्रक्रियाएं हैं। पहला आत्मसातीकरण या समावेशीकरण, बी समंजन, सी अनुकूलन तथा साम्य धारण, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। इसके विस्तृत को रीड करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। एससीडीपी का 13 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। 76 नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम रीड करेंगे। किस अवस्था में बच्चे की संज्ञानात्मक योजनाओं में इसका दुनिया के विशेष में अवबोध और वे समन्वय सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा वह जगत के साथ बर्ताव करता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रिया अवस्था, बी मूर्त संक्रिया अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी रूपात्मक संक्रिया अवस्था। ऑप्शन सी सही होगा, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसके विस्तृत को हम रीड करेंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे की संज्ञानात्मक योजनाओं में इस दुनिया के विषय में अवबोध, प्रत्यक्षीकरण और वे समन्वय सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा वह जगत के साथ बर्ताव करता है। यह वह अवधि है जिसमें बच्चा भौतिक जगत की प्रकृति के विषय में अपनी मूल संकल्पना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। 77 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बालक के विकास की दूसरी अवस्था है जिसका काल माना गया है लगभग 1 से 5 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 1 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बालक के विकास की दूसरी अवस्था है। यह लगभग 2 से 7 वर्ष के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखे जाने के प्रभावों को दर्शाना आरंभ करता है। वह वस्तुओं व घटनाओं को सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। किस अवस्था के अंतर्गत वर्गीकरण, संगठन अथवा संयोजन तथा तुलना करना शामिल है? ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी पूर्व संक्रिया अवस्था, सी मूर्त संक्रिया अवस्था, डी रूपात्मक संक्रिया अवस्था। ऑप्शन सी सही होगा, मूर्त संक्रिया अवस्था। इसका विस्तृत देखेंगे दोस्तों। मूर्त संक्रियावस्था के अंतर्गत वर्गीकरण, संगठन अथवा संयोजन तथा तुलना करना शामिल है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगले प्रश्न को रीड करेंगे। पियाजे के अनुसार अधिगम की चौथी एवं अंतिम अवस्था है? ए रूपात्मक संक्रियावस्था, बी मूर्त संक्रियावस्था, सी पूर्व संक्रियावस्था, डी संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका ऑप्शन ए सही होगा, रूपात्मक संक्रिया अवस्था। इसका विस्तृत देखेंगे हम। रूपात्मक संक्रिया अवस्था विकास की चौथी और अंतिम अवस्था है। यह लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। इस अवस्था में लगभग 16 वर्ष तक अमूर्त चिंतन में
परिशोधन अथवा वृद्धि होती रहती है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एससीडीपी का प्रैक्टिस सेट का सीरीज हम लोग रीड कर रहे हैं, जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है। किस शिक्षा शास्त्री का मानना है कि अधिगम प्रत्यक्ष व्यवहार में परिवर्तन का फलन है? ए पावलोव, बी पियाजे, सी बी.एफ. स्किनर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, बी.एफ. स्किनर ने। इसका विस्तृत हम देखेंगे दोस्तों, विस्तृत को रीड करेंगे। बी.एफ. स्किनर का मानना है कि अधिगम प्रत्यक्ष व्यवहार में परिवर्तन का फलन है। व्यवहार में परिवर्तन परिवेश में हो रही घटनाओं, उद्दीपनों के प्रति बच्चे की अनुक्रिया का परिणाम होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले क्वेश्चन को रीड करेंगे दोस्तों। बी.एफ. स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का मूल तत्व क्या है? ए अनुकूलन, बी समंजन, सी प्रबलन, डी समावेशीकरण। ऑप्शन सी सही होगा, प्रबलन। इसका हम व्याख्या कर देखेंगे। स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में प्रबलन मूल तत्व है। कोई भी चीज़ जो वांछित अनुक्रिया को सुदृढ़ करती है प्रबलक होती है। यह मौखिक प्रशंसा हो सकती है, अच्छी श्रेणी या वर्धित उपलब्धि या संतुष्टि का भाव भी हो सकती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। 82 नंबर का प्रश्न पर चलेंगे हम, उसको रीड करेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञान प्रक्रिया का वर्णन स्पष्ट करता है। ए संज्ञात्मक विकास जन्म से प्रारंभ होकर वयस्कता तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बी संज्ञानात्मक विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक एक क्रमिक आरोही प्रक्रिया है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा जी। ऑप्शन सी सही होगा, जो कि ए और बी दोनों होगा। इसका हम विस्तृत देखेंगे दोस्तों, विस्तृत को रीड करेंगे। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञान प्रक्रिया का वर्णन वातावरण के मध्य अन्योन क्रिया द्वारा समावेशीकरण और समंजन के फलस्वरूप होता रहता है। यह स्पष्ट करता है कि संज्ञानात्मक विकास जन्म से आरंभ होकर वयस्कता तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक एक क्रमिक आरोही प्रक्रिया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। एससीडीपी का 13 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये परीक्षा में देखने को मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। अगला सीरीज के अगला प्रश्न को हमको रीड करेंगे हम। 83 नंबर क्वेश्चन है। मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग किया। ए विलियम जेम्स, बी मैकडूगल, सी पियाजे, डी पावलोव। ऑप्शन ए सही होगा, विलियम जेम्स। मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग विलियम जेम्स ने किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। एट्टी 84 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1949 में प्रकाशित देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग नामक अपने शोध में किस शिक्षा शास्त्री ने सीखने के 6 विभिन्न प्रकारों में विभेद किया? ए स्किनर,
बी मैकडूगल, सी टोलमैन, डी पावलव। ऑप्शन सी सही होगा टोलमैन। टोलमैन ने अपने शोध पत्र में सीखने के 6 विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को हम रीड करेंगे। टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रकार हैं। पहला ए कैथेसिस एवं प्रणोद विभेद, बी तुल्यता विश्वास एवं पेशी प्रारूप, सी क्षेत्र प्रत्यक्षता एवं क्षेत्र संज्ञान ढंग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। अधिगम के क्षेत्र मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए कूर्ट लेविन, बी टोलमैन, सी स्किनर, डी बी ने। इसका ऑप्शन ए सही होगा कूर्ट लेविन। इसका विस्तृत हम देखेंगे। इसके विस्तृत तरफ चलेंगे हम। विस्तृत को रीड करेंगे। अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन कूर्ट लेविन ने अपने डॉक्टरल शोध प्रबंध में क्षेत्र मनोविज्ञान के संबंध में प्रस्तुत किए गए विचारों के आधार पर 1917 में किया था। अगले प्रश्न को रीड करेंगे दोस्तों। सीरीज का अगला क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। अब क्वेश्चन के लास्ट तक बने रहिए। ये CDP का प्रैक्टिस सेट हल सॉल्व प्रश्न उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलेंगे हम। संप्रत्यय निर्माण प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। ए विश्लेषण, बी तुलना, सी अवलोकन, डी पृथक्करण। ऑप्शन सी सही होगा अवलोकन। इसका विस्तृत को हम रीड करेंगे। संप्रत्यय निर्माण प्रक्रिया का प्रथम सोपान अवलोकन है। संप्रत्यय निर्माण के इस सोपान में बालक अनेक वस्तुओं तथा परिस्थितियों के विभिन्न गुणों को विश्लेषित करता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को हम रीड करेंगे। सीखने में पलायन किस पर आधारित है। ऑप्शन ए सकारात्मक पुनर्बलन पर, बी नकारात्मक पुनर्बलन पर, सी ए और बी दोनों पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही होगा ए और बी दोनों। सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। विस्तृत को रीड करेंगे दोस्तों। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। उदाहरण स्वरूप यदि विद्यालय में बालक को भय के वातावरण अथवा कठोर दंड दिया जाता तो वह विद्यालय से दूरी बनाने लगता है। अगले क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अभिक्रमिक अनुदेशन का जन्म माना जाता है। ए क्लासिकल कंडीशनिंग से, बी ऑपरेंट कंडीशनिंग से, सी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है ऑपरेंट कंडीशनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। मनोवैज्ञानिक वस्तु, स्किनर चूहा, बी थार्नडाइक बिल्ली, सी पावलाव कुत्ता, डी लोहलर कबूतर। ऑप्शन डी सही होगा लोहलर कबूतर। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न
पर जाने से पहले इसका विस्तृत को हम रीड करेंगे। मनोवैज्ञानिक कोहलर ने सीखने का सुझाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसने अपने मनोवैज्ञानिक परीक्षण सुल्तान नामक वनमानुष पर किया। कबूतर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण B.F. स्किनर ने किया, जिन्होंने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादित किया। अगले प्रश्न चलेंगे। अगले प्रश्न को हम रीड करेंगे। 91 नंबर का क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में किन पदों पर विशेष बल दिया? ए. अनुकूलन एवं साम्य धारणा, बी. संरक्षण एवं संज्ञानात्मक संरचना, सी. मानसिक क्रिया, डी. उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। विस्तृत को इस प्रश्न का विस्तृत हम रीड करेंगे। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उपरोक्त सभी पदों पर विशेष बल दिया है। सीखने के वक्र की विशेषताएं निम्नलिखित: पहला, सीखने में उन्नति, दूसरा, प्रारंभिक अवस्था, तीसरा, मध्य अवस्था तथा अंतिम अवस्था। 92 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? ऑप्शन ए 7, बी 4, सी 6, डी 5। तो गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। सातों प्रकार को हम विस्तृत में देखेंगे। कौन 7 हैं? सभी प्राणियों के पास कम से कम 7 विभिन्न बुद्धियां होती हैं। गार्डन द्वारा अभी निर्धारित ये 7 बुद्धियां हैं। पहला, भाषाई बुद्धि, दूसरा, तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा, स्थानिक बुद्धि, चौथा, सांगीतिक बुद्धि, पांचवा, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, छठवां, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सातवां, आंतरवैयक्तिक बुद्धि। अगले प्रश्न को रीड करेंगे दोस्तों। मनोवैज्ञानिक मैग्ने के अनुसार अधिगम की कितनी कोटियां हैं? पहला 8, बी 5, सी 10, डी 11। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5। मैग्ने के अनुसार अधिगम की 5 प्रमुख कोटियां हैं। पहला शाब्दिक जानकारी, दूसरा बौद्धिक कौशल, तीसरा संज्ञानात्मक रणनीतियाँ, चौथा पेशीय कौशल एवं पांचवा अभिवृत्तियाँ। अगले प्रश्न के तरफ हम चलेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। SCDP का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, जो कि सॉल्व आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। मैग्ने के अनुसार बौद्धिक कौशलों के लिए अधिगम कृतियों के जटिलता के अनुसार कितने स्तर में वर्गीकृत किया है? ए 4, बी 20, सी 8, डी 12। ऑप्शन सी सही होगा, 8। विस्तृत देखेंगे हम इसको, विस्तृत रीड करेंगे। मनोवैज्ञानिक मैग्ने ने अधिगम को 8 स्तरों में विभाजित किया है। पहला, उद्दीपन, तीसरा, प्रक्रिया अनुपालन, दूसरा, अनुक्रिया उत्पन्न करना, चौथा परिभाषिक शब्दावलियाँ का प्रयोग, पांचवा विभेदन, छठवां संकल्पना निर्माण, सातवां नियम विनिमयोग तथा समस्या समाधान। अगले प्रश्न में चलेंगे दोस्तों। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को विषय ज्ञान किस विधि से अधिक होता है? ऑप्शन ए विषय पर लेख लिखने से, बी किताबों से लिखने से, सी छात्रों को ट्यूशन देने से, डी अपने विषय में संबंधित साहित्य पढ़ने से। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
अपने विषय में साहित्य पढ़ने से, इसका विस्तृत देखेंगे। अपने विषय में संबंधित साहित्य पढ़ने से शिक्षक को विषय ज्ञान अधिक होता है। दोस्तों, इस तरह से इस सीडीपी का 13 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी त्रुटियां रहेंगी उसे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा, जिससे कि हम उसे सुधार पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।